12 मार्च हिंदी पेपर में छपने वाले 100% प्रश्न। 12 मार्च हिंदी पेपर में अब सभी बच्चों के आएंगे पूरे 80 नंबर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की स्टूडेंट हैं और 12 मार्च हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 12 मार्च का जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है उस पेपर में आने वाले जो 100% प्रश्न है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर है वो आप फोड़ सकते हैं। तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में कौन सा जीवन परिचय आएगा, कौन सा पत्र आएगा और कौन सी प्रार्थना पत्र आएगी और कौन सा विज्ञापन आएगा, बुक के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे और जो आपके ग्रामर है, जो व्याकरण है, उनके कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सभी जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आपके 100% 12 मार्च हिंदी के पेपर में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, वो सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो 12 मार्च हिंदी के पेपर में छपने वाले जो 100% प्रश्न हैं आपके, वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे जीवन परिचय की। तो देखिए जीवन परिचय वो आपको कौन कौन सा तैयार करना है। मार्च हिंदी के पेपर में जीवन परिचय वो आपके कौन सा आने वाला है। तो 4 जीवन परिचय मैं आपको बताने वाला हूं। ये 4 आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इनमें से 2 आपको मिलेंगे, एक अथवा में मिलेगा, तो 2 जीवन परिचय आपको मिलेंगे जिनमें एक का परिचय है वो आपको देना है। तो इसमें पहला आपको तैयार करना है सूरदास, जो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किस प्रकार से आपको जीवन परिचय है वो बोर्ड की कॉपी में लिखना है ताकि पूरे नंबर है वो आप अचीव कर सकें। उसके बाद में तुलसीदास है आपके, तुलसीदास का भी ऑलरेडी मैं जीवन परिचय है वो करवा चुका हूं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक है आपके मन्नू भंडारी, ओके। और उसके बाद में 4 नंबर है आपके जयशंकर प्रसाद। तो ये 4 जीवन परिचय हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। इन चारों में से ही 2 आपके छपने वाले हैं 12 मार्च हिंदी के पेपर में। तो इन 4 जीवन परिचय को आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में देखिए प्रार्थना पत्र कौन सा आने वाला है। तो 3 प्रार्थना पत्र मैं आपको बताने वाला हूं। प्रार्थना पत्र के अथवा में आपको पत्र मिलेगा जो 4 नंबर का आने वाला है। तो ये 4 नंबर भी आप अभी पक्का कर सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र की हम बात करें तो सबसे पहला जो प्रार्थना पत्र वो आपको कौन सा तैयार करना है। इसमें क्वेश्चंस है वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आसपुर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को सुविधाएं बढ़ाने का जो निवेदन है वो किया गया है। तो इस पर आपको क्या लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो चेंज हो सकता है। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर जो आसपुर दे रखा है, यहाँ पर अलवर, भरतपुर, जैसलमेर कुछ भी आ सकता है। और का छात्र मानकर, यहाँ पर छात्र का नाम है वो भी आ सकता है क्वेश्चन में। और प्रधानाचार्य को सुविधाएं बढ़ाने का निवेदन किया गया है। यानी स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं हैं जिसमें खेल सुविधा है और जो पुस्तकों की सुविधाएं हैं या फिर टीचर्स की सुविधाएं हैं, तो उनको बढ़ाने का जो निवेदन है वो किया गया है। तो इस पर आपको क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र है वो लिखना है। उसके बाद में दूसरा प्रार्थना पत्र आपको यह तैयार करना है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और यह प्रार्थना पत्र ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का छात्र मानकर प्रधानाचार्य को शैक्षिक भ्रमण पर जाने की अनुमति के लिए आपको क्या लिखना है, एक प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है, ओके। और उसके बाद में तीसरा प्रार्थना पत्र आपको ये तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके कि अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें हिंदी विषय की कक्षाएं नियमित रूप से न चलने की सूचना देने के साथ उचित प्रबंध किए जाने की प्रार्थना की गई हो। यानी अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है जिसमें हिंदी विषय की जो कक्षाएं हैं वो नियमित रूप से नहीं चल रही है, इसकी सूचना आपको प्रधानाचार्य को देना है, अपने जो प्रिंसिपल है उनको देना है। तो इसके जो उचित प्रबंध है वो किए जाने के लिए आपको एक प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है। अब देखिए पत्र है वो कौन सा आएगा, तो प्रार्थना पत्र है उसके अथवा में आपको पत्र पूछा जाएगा, ओके। पत्र आपके 2 प्रकार का
होता है, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक के अंदर आपके जो प्रार्थना पत्र है वो आता है, और अनौपचारिक में आपके पत्र जो आपके शिकायती पत्र हैं। और यहां पर देखिए पहला दे रखा है आपके पत्र है वो आपके कौन कौन से आने वाले हैं। तो 3 पत्र बता रहा हूं मैं आपको, ये 3 पत्र आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इनके अलावा आपको कोई भी पत्र है वो पढ़ना नहीं होगा। अगर आपने इन 3 पत्रों को अच्छे से तैयार कर लिया, एक पत्र आपको मिलेगा आपके 12 मार्च हिंदी के पेपर में, उसके अथवा में आपको प्रार्थना पत्र मिलेगा। प्रार्थना पत्र भी मैं आपको 3 बता चुका हूं, 3 आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो इसमें पहला पत्र आप देख सकते हैं कि आप बाड़मेर निवासी अनुज शर्मा हैं। ओके, जो एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया गया है वही आपको पत्र में लिखना है। तो आप बाड़मेर निवासी अनुज शर्मा हैं, पर लाउड स्पीकरों के शोरगुल के कारण परीक्षा की जो तैयारी है उसमें व्यवधान है वो पड़ रहा है। अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखें कि वे इन पर रोक लगवाने की कृपया करें। तो आप बाड़मेर निवासी अनुज शर्मा हैं, पर लाउड स्पीकरों के शोरगुल के कारण परीक्षा की जो तैयारी है उसमें काफी प्रॉब्लम हो रही है, और अपने जिलाधिकारी को एक पत्र आपको लिखना है कि वे इन पर रोक लगवाने की कृपया करें। उसके बाद में दूसरा पत्र आपको ये तैयार करना है कि स्वयं को अभिनव शर्मा निवासी अजमेर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखिए। तो स्वयं को अभिनव शर्मा निवासी अजमेर मानकर अपने क्षेत्र के विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा तैयारी के कारण विद्युत आपूर्ति नियमित और पर्याप्त रूप से कराने हेतु आपको एक अनुरोध पत्र है वो आपको एक शिकायती पत्र है वो आपको लिखना है। तीसरा पत्र है आपके कि स्वयं को अविनाश मानते हुए अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को मोहल्ले में आए दिन होने वाली चोरियों की शिकायत करते हुए एक पत्र लिखिए। तो ये भी आपकी शिकायती पत्र है। मैंने आपको बताए हैं तीनों पत्र आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में देखिए विज्ञापन, यानी 12 मार्च हिंदी के पेपर में विज्ञापन का कौन सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो 3 विज्ञापन मैं आपको बता रहा हूं, तीनों विज्ञापन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इसके अलावा विज्ञापन का जो प्रश्न है वो आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आपने इन 3 विज्ञापन के क्वेश्चन को आपने हल कर लिया, अच्छे से आपने तैयार कर लिया। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके विज्ञापन का कि आपके शहर जूनागढ़ में रक्तदान के लिए कैंप लगाया गया है, और लोगों को प्रेरित करने के लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है कि आपके शहर जूनागढ़ में रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन के लिए कैंप लगाया गया है, लोगों को प्रेरित करना है, उसके लिए आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। और विज्ञापन है वो आपको 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है। ओके, 25 से 50 शब्दों में तैयार करना है, और बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी उसके एक पेज में आपको विज्ञापन है वो लिखना है, और विज्ञापन है वो आपको बॉक्स में लिखना है। विज्ञापन पर जो आपके विज्ञापन है उसका वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो विज्ञापन है वो आपको किस प्रकार से लिखना है, कैसे आपको विज्ञापन लिखना है, तो पूरा जो फॉर्मेट है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप विज्ञापन है वो सीख सकते हैं। उसके बाद में विज्ञापन का दूसरा क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है कि आपके शहर धौलपुर में पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है। ओके, यानी आपके शहर में, आपका शहर है धौलपुर और उसमें पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, और विज्ञापन का जो क्वेश्चन है वो आपके 4 नंबर का आने वाला है। उसके बाद में तीसरा विज्ञापन आपको ये तैयार करना है। तीसरा क्वेश्चन है आपके विज्ञापन का कि विद्यालय के समाज उपयोगी शिविर में मिट्टी से बनाई गई वस्तुओं की प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु आपको एक विज्ञापन तैयार करना है कि विद्यालय के समाजोपयोगी शिविर है उसमें मिट्टी से बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनकी प्रदर्शनी देखने के लिए आने हेतु आपको एक विज्ञापन तैयार करना है। उसके बाद में निबंध, यानी 12 मार्च हिंदी के पेपर में निबंध कौन सा आएगा, तो 4 निबंध आपको बता रहा हूं। एक निबंध आपको अच्छे से तैयार करना है। इनमें से 4 निबंध में से जो महत्वपूर्ण है आपके मेरा प्रिय
त्योहार, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मेरा प्रिय त्योहार, किसी भी त्योहार पर आप लिख सकते हैं। ओके, तो मैं होली पर मैंने बताया है, होली पर जो वीडियो है निबंध का वो आपको मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां जाकर आप निबंध है वो तैयार कर सकते हैं। और निबंध है वो आपके 6 नंबर का आने वाला है, तो 6 नंबर आप अभी पक्का कर सकते हैं। तो मेरा प्रिय त्योहार, और दूसरा निबंध आपको तैयार करना है बेरोजगारी, समस्या और समाधान, और तीसरा है आपकी बढ़ती महंगाई, दुखद जीवन। ओके, और 4 नंबर है आपके दैनिक जीवन में मोबाइल फोन। तो दैनिक जीवन में मोबाइल फोन के क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा 12 मार्च हिंदी का, तो उसमें जो 4 निबंध आएंगे उसमें पॉइंट भी आएंगे, तो पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको निबंध है वो लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके व्याकरण। अब देखिए व्याकरण के कौन कौन से प्रश्न आपको 12 मार्च हिंदी के पेपर में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे, तो वो आप देख सकते हैं, और साथ में सॉल्यूशन है, इनके जो उत्तर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पर देखिए पहला पॉइंट है आपके, ये याद रखना है आपको कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द है उसके प्रकार या भेद। यहां पर देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार या फिर कितने भेद होते हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं, तो इसका उत्तर होगा 4। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार या भेद कितने होते हैं, 2। अगर आपको पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार या उनके भेद, तो आपको 4 लिखना है। अगर आपको पूछा जाए प्रयोग के आधार पर शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उसका उत्तर होगा आपके 2। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सर्वनाम शब्दों में कितने कारक होते हैं, तो सर्वनाम जो शब्द हैं उनमें कितने कारक होते हैं, 7 कारक होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सर्वनाम के भेद या प्रकार, तो सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं या सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद में है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं उनको क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भेद या उसके प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में है संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विशेषण शब्द या पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण शब्द या पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, यहां पर आप देख सकते हैं कि परिमाणवाचक या फिर संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो यहां पर हम बात करें परिमाणवाचक विशेषण है उसके भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं, और संख्यावाचक विशेषण है उसके भी कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आपको पूछा जा सकता है। अगर आपको पूछा जाए कि परिमाणवाचक विशेषण है उसके कितने प्रकार या कितने भेद होते हैं, तो आपको उत्तर बताना है 2। अगर आपको संख्यावाचक विशेषण के भेद या प्रकार पूछा जाए तब भी आपको 2 बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सार्वनामिक विशेषण है उसके कितने भेद होते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण है उसके 4 भेद होते हैं। उसके बाद में है अकर्मक क्रिया के उपभेद, अकर्मक क्रिया है उसके कितने उपभेद होते हैं, 2 उपभेद होते हैं, और सकर्मक क्रिया है उसके भी कितने उपभेद होते हैं, 2 होते हैं। यानी अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया दोनों के जो उपभेद हैं वो बराबर होते हैं, 2-2 होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है वाच्य के भेद, तो वाच्य वो कितने प्रकार के होते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक कृतवाच्य होता है, एक क्रमवाच्य होता है, और एक आपके भाववाच्य होता है। ओके, तो इसमें पहला दिया गया है आपको कि जिस वाक्य की क्रिया का प्रयोग उसके कर्ता के अनुसार होता है, तो इसमें नाम आया है आपके कर्ता, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य। अगर आपके लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है उसमें अगर भाव का नाम आएगा तो उसमें भाववाच्य होगा, अगर क्वेश्चन में कर्म का नाम आया है तो उसमें कर्मवाच्य होगा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो जो क्रिया है उसका मूल रूप है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
उसके बाद में नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव, जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर पड़ता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो तो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो जिस वाक्य में क्रिया के साथ उसका एक ही कर्म हो उसे हम कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि काल के अनुसार क्रिया के भेद। तो काल के अनुसार क्रिया है वो आपके 3 प्रकार की होती है, एक तो वर्तमान काल और एक आपके भूतकाल और एक आपके भविष्य काल। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जिन शब्दों के रूप, यहां पर देखिए ये परिभाषा आपको अच्छे से याद रखनी है कि जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, पुरुष एवं काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अवयव। उसके बाद में है अवयव के भेद। तो अवयव वो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। और नेक्स्ट है कि वे शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये क्रिया विशेषण की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो उपभेद हैं वो कितने होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में आपको मिल सकता है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है उसके उपभेद कितने होते हैं, 8। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है उसके उपभेद कितने होते हैं, 5। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा में मुख्यतः कितने प्रकार के उपसर्ग है वो प्रचलित हैं। तो हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है कि वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं, कृत प्रत्यय कहते हैं। और नेक्स्ट है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बाद लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, नए शब्द की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तदित प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद में मुहावरे। अब देखिए 12 मार्च हिंदी के पेपर में कौन सा मुहावरा मिलेगा, कौन सी लोकोक्ति आपको मिलेगी। तो मुहावरे और लोकोक्ति में एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो देखिए यहां पर 6 मुहावरे मैं आपको बता रहा हूं, एक आपको 100% देखने को मिलेगा। तो इसमें पहला है आपके नाक काटना। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में ही बताया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि मन में चक्री होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। और तीसरा है कि हवा से बातें करना, इस मुहावरे का अर्थ और साथ में वाक्य में प्रयोग भी आपको सीखना है। और 4 नंबर है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। और 5 नंबर है रंग जमना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा और वाक्य में प्रयोग। और 6 नंबर है ओखली में सिर देना, तो इस मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग आपको सीखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है लोकोक्ति। अब देखिए या तो मुहावरा आएगा या लोकोक्ति आएगी, दोनों में से एक आएगी। तो 6 मुहावरे बता रहा हूं और यहां पर 4 लोकोक्ति बता रहा हूं, यानी 10 इनमें से एक आपको पूछी जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट है आपके चुपड़ी और दो, इस लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। दूसरा है आपके 9 दिन चले 2.5 कोस। और 3 है आपके 3 नंबर है छोटा मुंह बड़ी बात, इस लोकोक्ति का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। और 4 नंबर है अधजल गगरी छलकत जाए, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, वाक्य में प्रयोग। ओके, तो चुपड़ी और दो इस लोकोक्ति का अर्थ आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद में आपकी बुक है, अब देखिए 2 बुक है। तो सबसे पहले हम बात करें क्षितिज भाग 2 और काव्य खंड। तो काव्य खंड से आपके कौन कौन से प्रश्न 12 मार्च हिंदी के पेपर में आपको मिलने वाले हैं, तो उन क्वेश्चंस की हम बात करें तो इसमें पहला प्रश्न है आपके कि गोपियों ने श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ आए क्यों कहा है। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है कि गोपियों ने श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ आए
क्यों कहा है, इसका उत्तर आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है वो क्या होना चाहिए, या फिर राजधर्म से आपका क्या अभिप्राय है, राजधर्म से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण को राजनीति पढ़ आए क्यों कहा। और दूसरा प्रश्न है गोपियों के अनुसार राजा का जो धर्म है वो क्या होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, और इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन से कवि हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद में 4 नंबर प्रश्न है आपके कि बादल किसका प्रतीक है। तो बादल है वो किसका प्रतीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 5वां प्रश्न दे रखा है आपके कि तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो, इस पंक्ति का जो आज से है अभिप्राय है वो आपको स्पष्ट करना है। और 6ठा प्रश्न दे रखा है आपके कि अट नहीं रही है कविता में किसकी मादक प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो अट नहीं रही है कविता में किसकी मादक प्रकृति का चित्रण है वो किया गया है। 7वां प्रश्न दे रखा है आपके कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल का उत्पादन किन किन तत्वों के संयोग पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से तत्व हैं वो आपको लिखने हैं। और 8वां प्रश्न दे रखा है आपके कि फसल कविता में बांस और बबूल किसका प्रतीक है। तो फसल कविता है उसमें बांस और बबूल है वो किसका प्रतीक है, रूखेपन का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और 9वां प्रश्न है आपके तार सप्तक से आप क्या समझते हैं, या फिर तार सप्तक से आपका क्या अभिप्राय है, इससे आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। उसके बाद में क्षितिज भाग 2 जो गद्य खंड है आपके, तो गद्य खंड से आपके कौन कौन से क्वेश्चन 12 मार्च हिंदी के पेपर में छपने वाले हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कैप्टन मूर्ति पर चश्मा बार बार क्यों बदल देता था। तो जो कैप्टन है वो मूर्ति पर चश्मा बार बार क्यों बदल देता था वो आपको लिखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया और बाल गोविंद के जीवन में उस दिन कौन सी घटना घटित हो गई जिसे उसकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया। तो ये वाला क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा। और तीसरा प्रश्न है आपके कि लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय दीजिए। तो लखनवी अंदाज जो चैप्टर है, जो पाठ है आपके गद्य खंड का, तो उस पाठ के आधार पर नवाब साहब के व्यक्तित्व का परिचय आपको देना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की आपको विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। और 5वां प्रश्न है आपके बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। तो बिस्मिल्लाह खां है उनको शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है वो आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि संस्कृत व्यक्ति यानी वास्तविक रूप से संस्कृत व्यक्ति है वो किसे कहा जा सकता है। तो संस्कृत व्यक्ति है उसके बारे में आपको बताना है कि वास्तव में या वास्तविक रूप में संस्कृत व्यक्ति है वो किसे कहा जा सकता है। उसके बाद में दूसरी बुक है आपके हिंदी की कृतिका भाग 2। तो कृतिका भाग 2 के अंदर 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर के जो आपके पेपर में छपने वाले जो क्वेश्चन है, जो आपके 12 मार्च हिंदी के पेपर में 100% छपने वाले जो प्रश्न है वो आप देख सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपके कि माता का अचल शिव पूजन सहाय के किस उपन्यास से लिया गया है। तो माता का अचल शिव पूजन सहाय के कौन से उपन्यास से लिया गया है, उस उपन्यास का आपको नाम लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है वो किसे माना गया है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है वो किसे माना गया है। और उसके आगे प्रश्न दे रखा है कि यह कब प्रकाशित हुआ। तो यह कब प्रकाशित हुआ। और तीसरा प्रश्न दे रखा है कि शिव पूजन सहाय का वास्तविक नाम क्या था। तो शिव पूजन सहाय है उनका वास्तविक नाम आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और 4 नंबर प्रश्न है आपके कि साना साना हाथ जोड़ी किस लेखिका द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। और 5वां प्रश्न है मैं क्यों लिखता हूं किस लेखक के द्वारा रचित निबंध है।
मैं क्यों लिखता हूं, यह किस लेखक के द्वारा रचित निबंध है, यह आपको बताना है। प्यारे बच्चों, अगर आपने इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 12 मार्च को पूरे 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।